स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। दोस्तों, कहानी रॉबरी किंग इस वक्त चल रही है और आज हम उसका चौथा भाग सुनेंगे। बहुत ही अजीब सी प्लॉट पर पहुंच गई है कहानी। अपने आप को कहते कहलवाते दो बड़े डकैती मास्टर गन पॉइंट पर किडनैप हो चुके हैं। किसने किया है, क्यों किया है, आइए देखते हैं। रॉबरी किंग पार्ट 4। वो एक काले रंग की लंबी विदेशी कार थी जो मुंबई की सड़कों पर फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। सफेद वर्दी पहने ड्राइवर उस कार को चला रहा था। पीछे वाली सीट पर 65 वर्ष का एक व्यक्ति बैठा था जिसने साधारण सी पैंट कमीज पहन रखी थी। उसके चेहरे की दाढ़ी बता रही थी कि वो मुसलमान है। गले में सोने की भारी चेन थी। हाथ की 3 उंगलियों में मोटे हीरे की अंगूठियां चमक रही थी। चेहरे की लकीरें इस बात को दर्शा रही थी कि जिंदगी में उसने कड़ी मेहनत की है। इस उम्र में भी वो सख्त सा इंसान नजर आता है। सांवला रंग, सिर के बाल दाढ़ी की तरह सफेद। शेख जहांगीर अली नाम था उसका। अली बॉडी बिल्डर, यानी कि बसों और ट्रकों की बॉडियां बनाने की वर्कशॉप थी उसकी। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, पूना और जाने किस किस शहरों में इसके पांव फैले हुए थे। पूरे हिंदुस्तान में अली बॉडी बिल्डर्स के नाम से मशहूर वर्कशॉपें थी। 20 साल की उम्र में अपने 2 साथियों के साथ खोजी औजारों को थाम कर बस बॉडी बनाने का काम शुरू किया था और मेहनत के रास्ते पर चलकर आज दौलतमंद इंसान बन चुका था। दौलत भी इतनी कि संभाली न जाए। साल भर पहले ही 2 प्लेन खरीद कर एयर इंडिया को किराए पर दिए थे। पैसे की अब उसे कोई खास चाहत नहीं थी, परंतु वो ये भी चाहता था कि जो काम उसके चल रहे हैं वो उसके मरने तक ठीक ठाक चलते रहे। परिवार के नाम पर एक बेटी थी जो कि अमेरिका में ही बस चुकी थी शादी करा के। शेख जहांगीर अली अपनी जिंदगी से खुश था। जिंदगी में जो मेहनत की वो पाया जिंदगी में जो मेहनत की वो पाया उसने। उसे अपने मुसलमान होने पर गर्व था। बनारस की गलियों में वो पैदा हुआ था, खेला, बड़ा हुआ। अपने देश से प्यार था उसे। परंतु इस वक्त उसके चेहरे पर सोच से भरी गंभीरता नाच रही थी। दिखने को इस वक्त वो अकेला था, परंतु वो अकेला कभी नहीं निकलता था। उसके दुश्मन बहुत थे क्योंकि वो दौलतमंद इंसान था। उसका अपहरण करने की फिराक में लगे हुए थे बहुत लोग, ताकि उससे दौलत ली जा सके। कई कोशिशें की गई और सिर्फ एक बार ही कुछ लोग उसका अपहरण कर पाने में सफल हो सके थे और 40 करोड़ उन्हें देना पड़ा था। उसके आगे पीछे 3 कारें उसके गनमैनों की थी। आगे वाली कार में 3 गनमैन थे और 3 ही पीछे आती कारों में थे। यूं उसकी कार ऊंचे दर्जे की बुलेट प्रूफ थी। कार का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा था कि कोई खोलकर भीतर नहीं आ सकता था। अगर आ भी गया तो बिना कोड लॉक खोले कार को स्टार्ट नहीं कर सकता था। कार में और भी ढेरों सिक्योरिटी के इंतजाम थे, जिनकी वजह से शेख जहांगीर अली खुद को हमेशा सुरक्षित समझता था। पिछले 20 सालों से उसकी जिंदगी मजे से चल रही थी, परंतु जब से आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया तब से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। कहीं आना जाना बहुत कम कर दिया था, परंतु अपने काम के लोगों से हमेशा संपर्क में रहता था। वो अपनी सोचों में था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। शेख जहांगीर अली ने मोबाइल निकालकर बात की। कैसे मिजाज हैं जहांगीर साहब? उधर से मुस्कुराती आवाज कानों में पड़ी। तुम करामत कहो। जहांगीर शेख जहांगीर अली गंभीर हो गया। कभी तो मुस्कुराकर बात कर लिया करो, उधर से हंसकर कहा गया। काम की बात करो। पैसे की जरूरत थी। 1.5 महीना पहले ही तो तुम्हें 1 करोड़ दिया है। शेख जहांगीर अली बोला। मैंने कब इनकार किया? आपके सहारे हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। खास जरूरत पड़ने पर ही आपको तकलीफ, मैं और पैसे नहीं दे सकता।
सिर्फ 2 करोड़। 2 करोड़? तुम क्या समझते इमरजेंसी है जहांगीर साहब। रात को हमारे हथियार तट पर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा उठाकर कोई हथियारों को मुंबई तक पहुंचा रहा है। हम एक बार फिर पहले की तरह कमाल कर देना चाहते हैं। हम? शेख जहांगीर अली की आवाज में सख्ती आ गई। हम कभी भी हम नहीं थे। मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। मैंने आज तक तुम्हें देखा तक नहीं है कि तुम दिखने में कैसे हो। फिर हम कैसे हो गए? हुक्म करें जहांगीर साहब, मैं अभी आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। मैं तो कब का हाजिर हो गया होता, परंतु आपने ही मना। मुझे तुम्हारी सूरत देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आपकी इच्छा है। ये बताइए कि 2 करोड़ लेने मेरा आदमी कब? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। जो तुम धमकी देकर ले लेते हो वही बहुत ज्यादा। आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान। इस नाते तो हम भाई हुए। खासतौर से हिंदुस्तान में तो। बकवास बंद करो। मेरा देश हिंदुस्तान है। किसी भी मुसलमान का देश हिंदुस्तान नहीं हो सकता। हम तो। तुमने ये बात हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से पूछी है जो ऐसा कह रहे हो? हिंदुस्तान के कई मुसलमान मेरे साथ हैं जो यहाँ आतंक फैलाते हैं। वो गद्दार हैं देश के, परंतु अपनी कौम के वफादार हैं। बकवास मत करो। कोई भी कौम ये फैलाओ। तुम लोगों ने पैसा कमाने का आसान जरिया बना रखा है। जहांगीर साहब, इस बार करामत की आवाज सख्त हो गई थी। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। क्या? कल मेरा एक साथी पुलिस के हाथों में पड़ गया है। तो मैं क्या करूं? पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया है और कल से उसे पूछताछ शुरू होगी। सबसे पहले तो उसके साथियों के बारे में पूछा जाएगा कि वो किसके साथ, किन के लिए काम करता है, क्यों देश में आतंक फैला रहा है। इन बातों से मेरा मतलब बहुत गहरा मतलब है। बताऊं क्या? शेख जहांगीर अली के दांत भिज गए। मैं आसानी से ये मैसेज उस तक पहुंचा सकता हूं कि वो मुंह खोल दे और शेख जहांगीर अली का नाम ले दे। पल भर के लिए शेख जहांगीर अली का जिस्म कांपा। उसके मुंह से आपका नाम निकलने की देर है कि देश में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि आपकी हिंदुस्तान में खासी इज्जत है। बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों में आपका उठना बैठना है। जब हिंदुस्तान की सरकार को यह पता चलेगा कि आतंकवाद के पीछे आप हैं तो मैं मैं कहाँ हूं? शेख जहांगीर अली ने होठों शेख जहांगीर अली के होठों से परेशान स्वर निकला। आप नहीं हैं ये बात तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, परंतु हिंदुस्तान की सरकार तो नहीं जानती। वो तो मेरे उस आदमी की बात पर ही भरोसा करेगी जो आतंकवादी के रूप में पुलिस के हाथों में है। वो कहेगा कि शेख जहांगीर अली के साथ वो 2 बार चोरी छिपे पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान में शेख जहांगीर अली आतंकवादी संगठनों के नेता और आईएसआई के लोगों से मिलता है। उनके इशारे पर हिंदुस्तान में आतंक फैलाता है। जब ऐसी बातें उसके होंठों से निकलेंगी तो अखबार और टीवी खबरी चैनल बाकी की कसर पूरी कर देंगे। चूंकि तुम मुसलमान हो तो इस वजह से पुलिस उसकी बातों का पूरा यकीन कर लेगी। तुम गिरफ्तार हो जाओगे। कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा कि तुम निहायत शरीफ आदमी हो। पुलिस तुम्हें आसानी से आतंकवादी सिद्ध कर देगी। तुम्हारे खिलाफ सबूत भी जुटा लेगी और गवाह भी। उसके बाद तुम सोच ही सकते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा कैसा रहेगा। मेरे ख्याल में पुलिस तुम्हें कस्टडी में ही खत्म कर देगी, या फिर तुम दिल का दौरा पड़ने से मर जाओगे। ये सब कुछ आज ही हो सकता है। अगर मेरा आदमी पुलिस को ये कह दे कि वह तुम्हारे कहने पर आतंकवादी बना और तुम्हें 2 करोड़ मिल जाएंगे। शेख जहांगीर अली गंभीर स्वर में बोला। देखा, तुमने साबित कर दिया कि मुसलमान मुसलमान भाई हैं। उधर से करामत हंसकर कह उठा, मुझे 2 करोड़ अभी चाहिए। रात को हथियार आ रहे हैं। मैंने पैसा हथियार देने वालों को देना है। किसी को मेरे मैनेजर शेखर के पास भेज दो। शेखर से 2 करोड़ मिल जाएगा। स्वर बेहद शांत था शेख जहांगीर अली का। ये ठीक रहेगा।
मुनीर नाम का आदमी आएगा? मुझे पता है शेखर कहां पर होगा। मैं अभी भेजता हूं मुनीर को। शेख जहांगीर अली ने फोन काटा और शेखर का नंबर मिलाया। गंभीरता चेहरे पर थी। शेखर से बात हो गई। शेखर, शेख जहांगीर अली ने शांत स्वर में कहा, मुनीर नाम का आदमी तुम्हारे पास आकर अपना नाम बताएगा। उसे 2 करोड़ रुपया दे देना। पैसा तैयार रखो। वह तुम्हारे पास जरा भी ना रुकने पाए। समझ गए सर? शेख जहांगीर अली ने फोन काटकर कान से हटाकर बंद किया और काले शीशे से बाहर देखने लगा और लोगों को देखते सोचने लगा कि वो कितने सुखी हैं। पैसे के अलावा उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उसी पल पुनः फोन बजने लगा। हेलो। शेख जहांगीर अली ने बात की। आप पहुंचे नहीं अभी तक? आवाज कानों में पड़ी। उन्हें ले आए? जी, मैं रास्ते में हूं, कहकर शेख जहांगीर अली ने फोन बंद कर दिया। 20 मिनट बाद कार एक ऐसी इमारत में प्रवेश कर गई जो कि 5 मंजिला थी। इमारत के माथे पर अली बॉडी बिल्डर्स का शानदार बोर्ड लगा हुआ था। पूरी इमारत उसी की थी। उसकी कार के साथ गनमैनों की 3 कारें भी भीतर आ गई। जबरदस्त पहरा था। हर कोई यूं ही भीतर नहीं आ सकता था। शेख जहांगीर अली ने कार से निकलकर किसी काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि वो यहां पहुंचते ही हमेशा अपने काम में व्यस्त हो जाता था। गनमैन बाहर ही रह गए। भीतर उनकी जरूरत नहीं थी। वो लिफ्ट के सहारे 5वीं मंजिल पर पहुंचा। 5वीं मंजिल ऐसी जगह थी जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वहां शेख जहांगीर अली अपने व्यक्तिगत कामों को देखता था। काम के दौरान आराम करता था, खाना खाता था और अपने किसी बेहद खास आदमी से वहीं पर बातचीत करता था। इस मंजिल पर उसके काम धंधे से वास्ता रखती खास फाइलें भी मौजूद रहती थी। शेख जहांगीर अली का सबसे काम का आदमी था अब्बास अली। अब्बास अली 50 बरस का था और उसके बॉडी बिल्डिंग के धंधे से उसका कोई वास्ता नहीं था। वो सिर्फ उन कामों को देखता था जिन्हें शेख शेख जहांगीर अली देखने को कहता था। अब्बास अली शेख जहांगीर अली पर आने वाली मुसीबतों को भगाता था। जो काम अब्बास अली के हवाले किया जाता, वो सिर्फ उसे पूरा करता था। ये कहना बेहतर होगा कि अब्बास अली शेख जहांगीर अली का ट्रबल शूटर था और 20 वर्षों से शेख जहांगीर अली के लिए ही काम कर रहा था। उसका विश्वसनीय व्यक्ति था। 5वीं मंजिल पर अब्बास अली मिला। दोनों कहाँ हैं? शेख जहांगीर अली ने उससे पूछा। आपके आदेश के मुताबिक दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया है, अब्बास अली ने कहा। दोनों शांत हैं? विनय बरूटा ने हाथ में आते वक्त परेशान किया। हमारे 2 आदमियों की टांगों पर गोली मार दी, परंतु देवराज चौहान आसानी से पकड़ में आ गया। हमने उसके बंगले पर ही उसे घेर लिया था। उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, अब्बास अली ने बताया। उन दोनों को पकड़ने का काम तुमने खुद किया? नहीं, अपने लोगों से करवाया। मैं उन्हें निर्दोष निर्देश देता रहा। उन दोनों को पकड़ने का काम तुमने खुद किया? नहीं, अपने लोगों से कराया। मैं उन्हें निर्देश देता रहा। शेख जहांगीर अली आगे बढ़कर आरामदेह सोफे पर जा बैठा। चेहरे पर सोच के भाव थे। अब्बास अली सतर्क सा खड़ा रहा। कुछ खामोशी के बाद शेख जहांगीर अली ने कहा, तुम्हें वो दोनों कैसे लगे? अभी कह नहीं सकता, परंतु दोनों काबिल अवश्य होंगे। देवराज चौहान तो माना हुआ डकैती मास्टर है, काबिल और खतरनाक है। इसी तरह विनय बरूटा भी खतरनाक है, वो भी डकैतियां करता है। हमने सही लोगों का चुनाव किया है। ठीक है, शेख जहांगीर अली ने अब्बास अली को देखकर कहा, विनय बरूटा को लेकर आओ। वक्त कम है, बात शुरू कर देनी चाहिए। अब्बास अली ने सिर हिलाया और पलटकर उस ड्राइंग रूम जैसी जगह से बाहर निकला और सामने दिखाई दे रही गैलरी में आगे बढ़ता चला गया। साफ सुथरी शीशे की तरह चमकदार गैलरी थी। अब्बास अली के जूतों की मध्यम सी आहट वहां गूंज रही थी। उसका चेहरा शांत और गंभीर था।
एक बंद दरवाजे के सामने रुककर अब्बास अली ने जेब से चाबी निकाली और लॉक खोलकर पल्ले को धकेला। खुद वहीं खड़ा रहा। दरवाजा खुलता गया। बाहर आ जाओ, अब्बास अली ने शांत स्वर में कहा। 2 पल बीते कि विनय बरूटा दिखा। उसके दोनों हाथ पीठ की तरफ बंधे थे। चेहरे पर गुस्सा था। आओ, अब्बास अली ने कहा। विनय बरूटा उसे खा जाने वाली निगाहों से देखता दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? विनय बरूटा गुर्रा उठा। अब्बास अली ने कुछ नहीं कहा और उसकी पीठ पीछे जाकर उसके हाथ बंधे हाथ खोले। विनय बरूटा ने चैन की सांस ली और अपनी कलाइयां मसलने लगा। तुम अकेले हो और मैं अब आराम से तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता हूं, विनय बरूटा ने दांत भींचकर कहा। कोशिश कर सकते हो, परंतु तब तुम्हारी गर्दन सलामत रहने की गारंटी नहीं रहेगी। ये सब क्या हो रहा है? मेरे मालिक तुमसे बात करने वाले हैं, आओ, अब्बास अली कहकर गैलरी में वापस चल पड़ा। उसके पीछे चलते विनय बरूटा ने पूछा, ये जगह कोई होटल है? नहीं, लगती तो वैसी ही है। तुम्हारे मालिक कौन है? नाम क्या है उसका? अब्बास अली ने कुछ नहीं कहा, बिना रुके आगे बढ़ता रहा और जल्दी ही उसी ड्राइंग हॉल में जा पहुंचा। विनय बरूटा जब वहां पहुंचा तो उसकी निगाह सोफे पर बैठे शेख जहांगीर अली पर जा टिकी थी। शेख जहांगीर अली मुस्कुराया और फौरन उठता हुआ कह उठा, जनाब विनय बरूटा साहब। वो उसकी तरफ बढ़ा। आपको सामने पाकर और आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। विनय बरूटा ने शेख जहांगीर अली को घूरा। जहांगीर अली ने जबरदस्ती के अंदाज में उससे हाथ मिलाया। तुमने मुझे इस तरह पकड़वा कर क्यों मंगवाया? विनय बरूटा तीखे स्वर में बोला। हाँ, ये गलती मैंने ही की है। अगर आपको परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बराबर मुस्कुरा रहा था जहांगीर अली। बहुत परेशानी हुई। तुम्हारे पर आदमियों ने बता तो दिया होगा तुम्हें। ऐसी छोटी छोटी बातों की जानकारी मैं रखता नहीं हूँ। छोटी बातें? विनय बरूटा के माथे पर बल पड़े। मैं मर भी सकता था इस चक्कर में। यह नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे आदमी किसी भी सूरत में तुम पर गोली नहीं चलाते। वो तुम्हारे आदमी थे? पता नहीं। ये बात अब्बास अली जानता होगा। जहांगीर अली ने मुस्कुराकर अब्बास अली को देखा। विनय बरूटा की निगाह भी अब्बास अली पर गई। वो मेरे आदमी नहीं थे, अब्बास अली ने शांत स्वर में कहा। मैंने 5 लाख में तुम्हें सही सलामत पकड़ने का ठेका किसी को दिया था। विनय बरूटा की निगाह शेख जहांगीर अली पर जा टिकी। चक्कर क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? पहले अपने बारे में बताओ कि। आओ, शेख जहांगीर अली उसका हाथ पकड़ता हुआ कह उठा। बैठकर आराम से बात करते हैं। बहुत प्यार दिखा रहे हो, विनय बरूटा ने कहा। दोनों सोफे की तरफ बढ़ गए। हमारा रिश्ता ही बहुत प्यारा है, क्योंकि हम में दुश्मनी जैसी कोई बात है ही नहीं। और तुमने दुश्मनों की तरह मुझ पर काबू पाकर मुझे यहां लाया, मेरे हाथ बांधे और पुरानी बातें भूल जाओ अब। हम पुरानी बातें? विनय बरूटा ने व्यंग भरे स्वर में कहा। अभी तक मेरी कलाइयां दर्द कर रही हैं और तुम कहते हो कि पुरानी बातें। छोड़ो भी, बैठो। दोनों सोफे पर जा बैठे। शेख जहांगीर अली के चेहरे पर मुस्कान ठहरी हुई थी। क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बियर, विस्की? कॉफी, अगर उसमें जहर ना मिला हो तो। अब्बास अली तुरंत एक तरफ पड़े इंटरकॉम के पास पहुंचा और उसे उठाकर 2 कॉफी के लिए कहा। कौन हो तुम? शेख जहांगीर अली, जहांगीर अली ने कहा। बस ट्रक की बॉडीज बनाने का काम है मेरा। अली बॉडी बिल्डर्स। देश भर में तकरीबन हर जगह पर मेरी वर्कशॉप है। अल्लाह की मर्जी से बहुत बढ़िया काम चल रहा है। करोड़ों की दौलत का मालिक हूं मैं। मेरे 2 प्लेन नामी एयरलाइंस कंपनी किराए पर लेकर भी चलाती है। मोटी असामी हो, विनय बरूटा के होंठ सिकुड़े। यकीनन, मुस्कुरा रहा था जहांगीर अली। मुझसे क्या चाहते हो? तुम करते क्या हो? तुम नहीं जानते क्या जो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं? डकैतियां करता हूं। नाम तुमने जरूर सुना होगा मेरा कि। सुना है, परंतु सबसे बड़ा डकैती मास्टर तो देवराज चौहान है हिंदुस्तान का। वो तो बच्चा है मेरा। बच्चा?
हाँ, उससे ज्यादा डकैतियां डाली हैं मैंने। वो साल भर में 2-4 डकैतियां डालता है और मैं 8-10। यकीनन मेरे पास उससे ज्यादा दौलत होगी। वो डकैती करके ढोल पीटता है कि मैंने डकैती डाली, परंतु मैं खामोशी से काम करके खिसक जाता हूँ। यही वजह है कि उसका नाम ज्यादा गूंजता है और मेरा कम। शेख जहांगीर अली विनय बरूटा को देखता बराबर मुस्कुरा रहा था। ये तो तुम्हारे विचार हैं, परंतु लोग तो ऐसा नहीं सोचते, शेख जहांगीर अली ने कहा। तो लोग क्या सोचते हैं? डकैती का जिक्र आता है तो सबको देवराज चौहान की याद आती है। विनय बरूटा को कोई याद नहीं करता। बकवास है। मैं देवराज चौहान से बड़ा डकैती मास्टर हूं। ये बात साबित कैसे हो? साबित करने की जरूरत ही क्या है? मैं तो जानता हूं कि मैं ही बड़ा हूं और देवराज चौहान छोटा। विनय बरूटा ने झल्ला कर कहा। क्या तुमने ये बातें करने के लिए मेरा अपहरण करवाकर यहां मंगवाया मुझे? सुनते रहो, बातें करते रहो। हम धीरे धीरे असल मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम सीधे सीधे भी असल बात कह सकते हो। उस मुद्दे पर धीरे धीरे आना ही ठीक है। शेख जहांगीर अली कह उठा। अगर तुम्हें यह साबित करने का मौका मिले कि तुम ही सबसे बड़े डकैती मास्टर हो, तो क्या तुम ये बात साबित करने के लिए आगे आओगे? तुम ऐसा मौका मुझे कैसे दे सकते हो? दे सकता हूं। कहीं तुम देवराज चौहान से मेरी बराबरी तो नहीं करवाना चाहते? विनय बरूटा के होंठों से निकला। शायद मैं ऐसा ही सोच रहा हूं। मुझे तुम्हारी बात मंजूर नहीं, विनय बरूटा ने स्पष्ट कहा। क्यों? देवराज चौहान अपने रास्ते पर काम कर रहा है और मैं अपने रास्ते पर। मैं तुम्हारी बातों में आकर खामखा उसके मुकाबले पर उतरने को तैयार नहीं हूं। तुम दो शेरों को एक ही पिंजरे में बंद करने की सोच रहे हो, जो कि गलत बात है। इस काम के बदले जीतने वाले को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। विनय बरूटा शेख जहांगीर अली को देखने लगा। माथे पर बल दिखने लगे। किस काम की बात कर रहे हो? जो काम मैं करने को कहूंगा, और तुम में और देवराज चौहान में से जो भी इस काम को पहले कर देगा, वो 200 करोड़ की दौलत मेरे से ले लेगा। और साथ ही साथ ये भी साबित हो जाएगा कि रॉबरी किंग कौन है। विनय बरूटा के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। 200 करोड़ एक बड़ी रकम होती है, वो बोला। जानता हूं। तुम्हारे पास है? हाँ। एडवांस में दोगे? नहीं, काम के बाद। जब बाद में तुम कहीं जा छुपे तो तुम्हें ढूंढने में वक्त और मेहनत लगेगी, जो कि ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं छिप नहीं सकता। मैं बेईमान ही नहीं हूं। मैं बेईमान हूं ही नहीं। मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। जैसा कहा है वैसा ही होगा। एकाएक विनय बरूटा के चेहरे के भाव बदले। वो कह उठा। क्या तुम मुझसे कोई गैर कानूनी आतंकवाद जैसा काम लेने की सोच रहे हो? नहीं तो। एक बात याद रखना कि मैं देश के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। मैं ऐसा करने को कहूंगा भी नहीं। अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर डाल रहा हूं, तो बेशक काम मत करना। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे मन में देश के लिए जगह है। क्यों ना होगी? विनय बरूटा मुस्कुरा पड़ा। देश सलामत रहेगा तभी मैं नोटों को हासिल कर पाऊंगा, वरना खाली घड़े में से तो कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं तो चाहता हूं कि देश दुगनी चौगनी तरक्की करे। तुम बताओ कि काम क्या है? शेख जहांगीर अली ने फौरन कुछ नहीं कहा। तुम 200 करोड़ दांव पर लगा रहे हो तो काम भी आसान नहीं होगा। जरा भी आसान नहीं है काम। जान जाने का पूरा खतरा है। इस काम को सफलतापूर्वक करने के बाद ही तुम रॉबरी किंग का तगमा पा सकोगे। इस काम में तुम्हें डकैती जैसा माहौल मिलेगा, दिमाग लगाने का मौका मिलेगा। कदम कदम पर तुम्हारी जान जाने का खतरा होगा। बार बार मौत से तुम्हारा सामना होगा। मुझसे मिलने वाले 200 करोड़ तुम भूल जाओगे तब। तब मैं भी तुम्हें शायद ही याद रहूं, क्योंकि काम ही ऐसा है। शेख जहांगीर अली गंभीर हो गया। रॉबरी किंग का खिताब लेना आसान बात नहीं है। मेरे ख्याल में तुम अपना कोई फंसा हुआ काम करवाना चाहते हो, विनय बरूटा कह उठा। नहीं, उस काम में मेरा किसी प्रकार का कोई लालच नहीं। सुनोगे तो जान जाओगे। तुमने इस बारे में देवराज चौहान से बात की है? करने वाला हूं।
क्या मतलब? जैसे तुम यहाँ हो वैसे ही उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। ओह। विनय बरूटा गंभीर हो उठा। लेकिन अभी उससे बात नहीं की। तुम्हारे बाद उससे बात करूंगा। फाइनल बात तुम दोनों को सामने बिठाकर होगी। विनय बरूटा खामोश रहा। क्या तुम रॉबरी किंग का तमगा हासिल करने की दौड़ में शामिल होना चाहते हो? सब कुछ सुनने के बाद ही मैं फैसला कर पाऊंगा। इस काम में तमगे के साथ 200 करोड़ भी शामिल हैं। पहले काम के बारे में बताओ। शेख जहांगीर अली ने सिर हिलाकर कहा, मुझे अब देवराज चौहान से बात करनी होगी। तुम्हें कुछ देर उसी कमरे में रहना होगा। तुम्हारी कॉफी तो आई नहीं। मेहमान के खातिर बहुत घटिया करते हो। विनय बरूटा गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। तभी अब्बास अली पास आ पहुंचा। विनय बरूटा उसके साथ चल पड़ा। पीछे से शेख जहांगीर अली ने कहा, देवराज चौहान को लेते आना। अगला दृश्य। अब्बास अली ने कमरे का दरवाजा खोला और शांत स्वर में कहा, देवराज चौहान, बाहर आओ। खुद दरवाजे पर ही खड़ा रहा। अगले ही पल देवराज चौहान सामने दिखा। वो शांत दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान के दरवाजे पर आने पर अब्बास अली ने उसके हाथों के बंधन खोले और कहा, आओ, कहकर वो आगे चल पड़ा। देवराज चौहान ने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मेरे मालिक तुमसे बात करेंगे, जिनके इशारे पर तुम्हें यहाँ लाया गया है। फिर देवराज चौहान ने कुछ नहीं पूछा। अब्बास अली देवराज चौहान को लेकर वापस उसी ड्राइंग हॉल में पहुंचा। उसे देखते ही शेख जहांगीर अली मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा। ओह, मेरे देवराज चौहान, यकीन नहीं आता कि तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़े डकैती मास्टर माने जाते हो। मुझे तो ये भी भरोसा नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। अब्बास, ये देवराज चौहान ही है ना? जी जनाब, अब्बास अली कह उठा। जहांगीर अली ने जबरदस्ती वाले अंदाज में देवराज चांद से हाथ मिलाया। देवराज चांद की निगाह, एकटक निगाह शेख जहांगीर अली पर थी। मैं माफी चाहता हूं देवराज चांद, जो तुम्हें इस तरह बुलाना पड़ा। मजबूरी थी। वैसे तुम आते नहीं और मुझे तुमसे बात करनी थी। खैर, मुझे यकीन है तुमने मेरे बुलावे की हरकत का बुरा नहीं माना होगा। बहुत बुरा लगा तुम्हारा इस प्रकार बुलावा, देवराज चांद ने कहा। मुझे कभी भी ये बात पसंद नहीं आती कि कोई मुझे इस प्रकार बुलाए। देवराज चांद ने चुपते स्वर में कहा, अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुमने ये हरकत क्यों की। अगर तुम्हारी बात मुझे नहीं जची तो तुम्हें अपनी हरकत को भुगतना होगा। मैं एक बार फिर माफी मांगता हूँ। आओ, वहां बैठकर बातें करते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे एक फोन करना है, देवराज चौहान ने कहा। क्यों नहीं? अब्बास अब्बास, देवराज चौहान को अपना मोबाइल दे दो। अब्बास अली ने उसी पल आगे बढ़कर देवराज चौहान को मोबाइल दिया। देवराज चौहान ने जगमोहन का नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई, फिर तुरंत ही जगमोहन की बेचैन आवाज कानों में पड़ी। हेलो। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत। तुम कहाँ हो? कौन थे वो लोग जो तुम्हें ले? अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया और अब्बास अली को थमा दिया। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत भाव नजर आ रहे थे। आओ, वहां बैठकर बात करेंगे। शेख जहांगीर अली और देवराज चौहान सोफों पर जा बैठे। तभी वहां मध्यम सी बेल की आवाज गूंजी। अब्बास अली ने तुरंत एक तरफ मौजूद स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन में एक आदमी ट्रे में कॉफी के 2 प्याले रखे खड़ा दिखा, तो वो फौरन दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर ट्रे ली और दरवाजा बंद करके ट्रे थामे उन दोनों के पास आ पहुंचा और एक प्याला सेंटर टेबल पर देवराज चौहान के सामने रखा, दूसरा शेख जहांगीर अली की तरफ, और ट्रे थामे खुद पीछे हटता चला गया। वो इस वक्त बेहद सतर्क नजर आ रहा था। कॉफी लो देवराज चौहान, शेख जहांगीर अली ने कहा और खुद भी कॉफी का प्याला उठा लिया। काम की बात करो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जहांगीर अली ने घूंट भरा और शांत स्वर में कह उठा, छोटी सी परेशानी है, शायद तुम हल कर दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हिंदुस्तान का नंबर 1 डकैती मास्टर कौन है। कोई भी हो, तुम्हें परेशानी क्यों है? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी।
मुझे परेशानी इसलिए है कि विनय बरूटा खुद को नंबर वन डकैती मास्टर कहता है, जबकि मैं समझता हूं कि तुम नंबर वन। तुम्हें क्यों परेशानी है इस बात की, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तुम किस हैसियत से मेरे से ये बात कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कि अपने आदमी भेजकर मुझे आने पर मजबूर करके तुम ताकतवर हो गए हो, तो गलत सोचते। ऐसा नहीं सोचता मैं। तुम अपने बारे में बताओ। मैं शेख जहांगीर अली हूँ। कहने के साथ ही शेख जहांगीर अली ने अपने बारे में, अपने रुतबे के बारे में बताया। मुझसे क्या चाहते हो? मैं परेशान हूं कि तुम बड़े डकैती मास्टर हो या विनय बरूटा। वो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है खुद को बड़ा कहकर। वही बड़ा है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? जहांगीर अली की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। विनय बरूटा जो कहता है वो सही कहता। वो तुम्हें अपना बच्चा कहता है। जब मुझे ऐतराज नहीं तो तुम क्यों परेशान होते हो? वो मुझसे बड़ा रॉबरी किंग है। ये कहकर मैंने इस बात को खत्म कर दिया। अब तुम्हें खामखा की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। देवराज चौहान की निगाह जहांगीर अली के चेहरे पर फिर रही थी। अब तुम काम की बात पर आ जाओ, जो कहना चाहते हो। जाहिर है सिर्फ इस बात पर तुमने मुझे बुलाने की मेहनत नहीं की। शेख जहांगीर अली मुस्कुरा पड़ा। देवराज चौहान की निगाह उसके चेहरे पर टिकी रही। कॉफी लो, जहांगीर अली बोला। तुम काम की बात करो। मेरी दिलचस्पी यहाँ से मेरी दिलचस्पी सिर्फ यहाँ से चले जाने की है, परंतु मैं तुम्हारी बात जरूर सुनना चाहता हूँ। शेख जहांगीर अली ने सिर हिलाया। चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी। बोला, मैं एक काम कराना चाहता हूँ, और बहुत सोच समझकर मैंने तुम्हारा और विनय बरूटा का चुनाव किया है इस काम के लिए। तुम में से पहले जो भी इस काम को कर देगा, उसे मैं 200 करोड़ रुपए दूंगा। 200 करोड़? हाँ। मेरी हैसियत के लिहाज से ये रकम मेरे लिए खास बड़ी नहीं है। काम क्या है, ये मैं तुम्हारे और विनय बरूटा के सामने ही बताना पसंद करूंगा, ताकि 2 बार मुझे एक ही बात को दोहराना ना पड़े। विनय बरूटा यहाँ है? हाँ, उसे भी तुम्हारी तरह यहाँ लाया गया है। उससे मेरी बात हो चुकी है। वो भी ये जानना चाहता है कि काम क्या है। सुनने के बाद ही फैसला करेगा कि काम करना है या नहीं। शेख जहांगीर अली गंभीर था। परंतु ये जान लो देवराज चौहान के काम बहुत खतरनाक है। जान भी जा सकती है। मैंने यूं ही 200 करोड़ टेबल पर नहीं रखे। मैं मुझे तुम्हारे काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं काम के बारे में सुनना अवश्य चाहूंगा। अगर काम पसंद ना आए तो बेशक तुम जा सकते हो। तुम्हें रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये काम जबरदस्ती कराए जाने वाला है ही नहीं। ये काम तो तभी हो सकता है जब करने वाले की इच्छा उसे करने की हो। अब्बास, विनय बरूटा को ले आओ। जी। अब्बास अली ने कहा और पलटकर चला गया। तुम्हें कॉफी पी लेनी चाहिए, शेख जहांगीर अली ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान खामोश रहा। जहांगीर अली ने दोबारा नहीं कहा। फौरन ही अब्बास अली विनय बरूटा को वहां ले आया। देवराज चौहान पर नजर पड़ते ही विनय बरूटा ठिठका। देवराज चौहान की निगाह भी उसी पर जा टिकी। अगले ही पल होठों पर मुस्कान समेटे आगे बढ़ता कह उठा बरूटा, तुम तुम देवराज चौहान हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हारी तस्वीर देखी थी कभी, जब अखबार में छपी थी। पास पहुंचकर देवराज चौहान से उसने हाथ मिलाया और पास ही बैठता हुआ कह उठा, मैं विनय बरूटा हूँ। पहचान लिया होगा मुझे। कभी तो नाम सुना ही होगा। मैंने हमेशा अपने को छिपाए रखने की कोशिश की है कि ज्यादा मशहूर ना हो जाऊं। ऐसा हुआ तो पुलिस की नजरें मुझ पर टिक जाएंगी। तुमने गलती की मशहूर होकर। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के पास तुम्हारी फाइल है। वो तुम्हें पकड़ लेना चाहता है। वो तुम्हारे कारनामों पर नजर रखता है, परंतु मेरे बारे में कोई भी इतना नहीं जानता। पुलिस को मेरी खबर है, परंतु वो मेरी जरा भी परवाह नहीं करती, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम तो हर वक्त अपने को बचाने के लिए ही भागते रहते हो, विनय बरूटा ने कहा। ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं आराम से काम करता हूँ। और पुलिस? पुलिस अपना काम करती रहती है, देवराज चौहान ने कहा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि पुलिस की व्यक्तिगत नजर मुझ पर पड़े। पुलिस से सामना तो कहीं ना कहीं हो ही जाता होगा।
मेरे ख्याल में तुम गलत सोच रहे हो। वो कैसे? पुलिस के पास और बहुत काम है करने को। एक देवराज चौहान ही नहीं है, वो मुझे ही नहीं ढूंढते फिर रहते हैं। हर तरफ क्राइम का बोलबाला नजर आता है। पुलिस के पास इतना वक्त ही नहीं है कि सारे काम छोड़कर देवराज चौहान को ढूंढने लगे। मैंने एक बार सुना था कि तुम्हें इंस्पेक्टर वानखेड़े ने पकड़ लिया। हाँ, फिर छूटे कैसे? मेरे साथी जगमोहन ने मुझे बाहर निकाला था, देवराज चांद ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। सामने बैठा शेख जहांगीर अली शांत भाव से दोनों को देख रहा था। तुमने मुझे पहचान लिया ना? मेरा नाम सुन रखा होगा। हाँ, सुन रखा है। इसे जानते हो? विनय बरूटा ने जहांगीर अली की तरफ इशारा किया। नहीं, आज पहली बार देख रहा हूं। मैंने भी आज पहली बार देखा है। हम दोनों को आदमी भेजकर उठवा लिया। तगड़ा दौलतमंद है। तुमने इसकी 200 करोड़ वाली बात सुनी? बात नहीं सुनी, परंतु इसने बताया कि 200 करोड़ को टेबल पर रखकर खेल खेलना चाहता है। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरे ख्याल में ये हमें झगड़ा कराना चाहता है। क्यों? ये तो इसे ही पता होगा, विनय बरूटा ने कहा। पहले इसने मुझे ये कहकर भड़काने की कोशिश की कि देवराज चौहान अपने आप को तुमसे बड़ा डकैती मास्टर कहता है। कहता है ये बात लोग भी कहते हैं। मैंने आराम से इसे समझाया कि कोई क्या कहता है मैं परवाह नहीं करता। देवराज चौहान मेरा बच्चा है, ये मैं जानता हूँ। देवराज चौहान भी जानता है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान ठहरी हुई थी। तुम मानते हो ना इस बात को? हाँ, मुझे पता था कि तुम समझदार हो और सच को फौरन मान लोगे। ये बात खत्म हुई नहीं कि 200 करोड़ बीच में लाकर हमारा मुकाबला कराने को कहने लगा कि कौन हम दोनों में से रॉबरी करेंगे। साला कहिया लगता है। शेख जहांगीर खान शांत बैठा था, दोनों को देख रहा था। अब्बास अली सतर्क खड़ा था। देवराज चांद के चेहरे पर मुस्कान नाच रही थी। मैंने तो साफ साफ कह दिया भाई, 200 करोड़ के लालच में कोई गलत काम नहीं करूंगा। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। लेकिन कहता है कि जो काम ये कराना चाहता है उसमें इसका कोई लालच नहीं है। सुन लेते हैं। देवराज चांद ने शेख जहांगीर अली को देखा। सन की बुड्ढे जैसा दिखता है, पर बातें तो अभी भी ठीक ही हैं, अभी तक ठीक ही की हैं। तुमने उसके कहने पर कोई गलत काम करना हो तो बेशक करो, परंतु मैं नहीं करने वाला। इसके चक्कर में पड़कर मैं कोई मुसीबत नहीं मोल लेने वाला। देवराज चौहान ने शेख जहांगीर अली से कहा। कहो, तुम क्या कहने वाले थे? मैं इसलिए चुप था कि पहले तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो। शेख जहांगीर अली ने शांत स्वर में कहा। सुना? विनय बरूटा बोला। जरा इसकी बातों को सुनो, जैसे पहले से ही सोच रखा हो कि क्या कहना है। वैसे रोब भी बहुत मारता है। जब मेरे से मिला तो मेरे को 6 चीजें गिनवा कर पूछा कि क्या पियोगे। कॉफी के लिए कह दिया मैंने। मेरे सामने शान से कॉफी के लिए ऑर्डर दिया। बातें खत्म हो गई पर कॉफी नहीं आई। ऐसा आदमी 200 करोड़ क्या देगा? शेख जहांगीर अली मुस्कुराया। देवराज चांद के होंठों पर भी मुस्कान थी। विनय बरूटा जहांगीर अली से कह उठा। जो कहना है जल्दी से कहो, इन दिनों मैं काम पर हूं, जरा भी फुर्सत नहीं है। जाकर कई काम देखने हैं। देवराज चांद ने शेख जहांगीर अली पर नजरें टिकाए कश लिया। शेख जहांगीर अली ने दोनों को देखा और शांत स्वर में कहने लगा। मैं मुसलमान हूं और इस बात का मुझे फक्र है। अल्लाह उसे ही मुसलमान पैदा करता है जो उसका प्यारा बच्चा होता है। मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये मेरा देश है, इसका दर्द मेरा दर्द है। हिंदुस्तान ने, मेरे देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं बादशाहों जैसी जिंदगी बिता रहा हूं तो सिर्फ हिंदुस्तान की बदौलत, अल्लाह की मेहरबानी से, अपनी मेहनत से। सब बातें जब एक साथ मिल जाएं तो सब कुछ बहुत ही सुहावना लगता है। परंतु जब से मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला करके कत्लेआम पैदा किया, तब से मेरे मन के हालात बदल गए। एक दर्द सा होता रहा है मेरे मन में, एक दर्द सा होता रहा है मेरे मन में कि कुछ लोगों की खातिर मुझ जैसे मुसलमान को भी लोग शक की नजरों से देखने लगे हैं, तो आम मुसलमान की क्या हालत होगी। जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
विनय बरूटा और देवराज चांद की निगाह शेख जहांगीर अली पर थी। आज हालात ये हो गए हैं कि मैं आतंकवादी लोगों का शिकार बन गया हूं। वो मुझे फोन करते हैं और करोड़ों रुपया मांगते हैं और न देने की स्थिति में धमकी देते हैं कि वो पुलिस के हाथों में पड़कर पुलिस से कह देंगे कि वो शेख जहांगीर अली के इशारे पर आतंक फैला रहे हैं। जहांगीर अली चोरी छिपे पाकिस्तान भी आता जाता है। क्योंकि मैं मुसलमान हूं और देश के हालात काफी बदले हुए हैं, ऐसे में पुलिस मुझे फौरन पकड़ लेगी। इसी फजीयत से बचने के लिए मुझे उनको करोड़ों रुपया बार बार देना पड़ता है। मेरी ये स्थिति मेरे मुसलमान भाई ही कर रहे हैं। गोला बारूद हथियार उनके आते हैं, परंतु पैसा मेरा होता है। ये बात मुझे चैन नहीं लेने देती। रातों को मुझे नींद नहीं आती कि अनजाने में मैं आतंकवादियों की सहायता कर रहा हूं, परंतु इससे बच भी नहीं सकता। बचने की कोशिश करूंगा तो वो बुरे लोग मुझे बुरी तरह फंसा देंगे। अगर तुम उन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हो तो ये काम हम 10-20 करोड़ लेकर भी कर देंगे। क्यों देवराज चांद? पहले उसकी पूरी बात सुन लो, वो कुछ और कहना चाहता है। देवराज चांद ने विनय बरूटा से कहा, ये भाई कुछ ज्यादा ही गर्म है। पहले उसकी पूरी बात सुन लो, वो कुछ और ही कहना चाहता है। देवराज चौहान ने विनय बरूटा से कहा। शेख जहांगीर अली पुनः गंभीर स्वर में कह उठा, ये आतंकवादी क्या करना चाहते हैं? किस दिशा की ओर जा रहे हैं? चाहते क्या हैं? ये बात शायद वो स्वयं भी नहीं जानते। मेरी निगाहों में वो ऐसे भटके हुए इंसान हैं जो कभी भी सही राह पर नहीं आ सकते। पैसा ही उनका धर्म है, हथियार ही उनकी रोटी है। वो ये भी नहीं समझते कि ऐसे काम में पड़कर उनकी जिंदगी छोटी हो जाती है। कोई भी उन्हें मार सकता है। मोटे तौर पर बात यह है कि मैं आतंकवाद के सख्त खिलाफ हूं और मेरा बस चले तो मैं इसे खत्म करने में अपनी सारी दौलत लगा दूं। क्या तुम मुझसे आतंकवाद खत्म कराना चाहते हो? ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता, विनय बरूटा ने कहा। ये मेरी लाइन नहीं है। मेरी लाइन तो डकैतियों की है। मैं ये देश तो तुम्हारा है। शेख जहांगीर अली बोला। हाँ, वो लोग तुम्हारे देश को खराब कर रहे हैं, मासूमों की जान ले रहे हैं, और तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? विनय बरूटा ने कहा। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ कर सको तो करना भी चाहिए, जहांगीर अली ने गंभीर स्वर में कहा। पर मैं अकेला, अकेला और अकेला मिलकर दो हो जाते हैं। ऐसे दो और मिले हो जाएं, मिल जाएं, ऐसे दो और मिल लें तो चार हो जाते हैं। फिर आप होंगे, और ये परेशान करने वाला रास्ता है। मैं ऐसे किसी काम में हाथ नहीं डालूंगा, विनय बरूटा ने कहा। और तुम देवराज चौहान? ऐसे कामों में हाथ डालने में मुझे कोई हर्ज नहीं, परंतु अगर तुम ये कहो कि मैं लाठी लेकर आतंकवादियों के पीछे पड़ जाऊं, तो ये भी नहीं हो सकता। कोई एक आध नजर में हो और तगड़ी वजह हो तो उसे निपटाया जा सकता है। शेख जहांगीर अली ने सिर हिलाया और फिर बोला, अब मैं असल बात पर आता हूँ। मैं इस विश्वास के साथ ये बात तुम दोनों से कर रहा हूँ कि अगर मेरी बात पसंद ना आए तो ये बात बाहर जाकर किसी से नहीं कहोगे, यहीं के यहीं भूल जाओगे। ये वादा तो मैं कर सकता हूँ, विनय बरूटा कह उठा। देवराज चौहान ने भी सिर हिला दिया। शेख जहांगीर खान ने कहना शुरू किया, तुम लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। ये एक खुशी की बात है। बुलेट ट्रेन की शुरुआत दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली के रास्ते पर होगी। बुलेट ट्रेन के छोटे छोटे ट्रायल दिल्ली के आसपास हो चुके हैं। उस ट्रेन के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच अलग से ही पटरी बिछाई गई है, क्योंकि बुलेट ट्रेन पहले से ही बिछी पटरियों पर नहीं चलाई जा सकती। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार हमारे देश में 300 किलोमीटर तक रखी जाएगी, परंतु शुरुआत में रफ्तार को 200 किलोमीटर ही रखने का फैसला किया है। अब इस बुलेट ट्रेन का फाइनल ट्रायल होना बाकी है, जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच होगा और आने वाले दिनों में कभी भी हो सकता है। उस दिन को तय करना बाकी रह गया है बस। रेल मंत्री उस दिन ट्रायल के दौरान बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ट्रायल के दौरान गृह मंत्री बुलेट ट्रेन का सफर करेंगे। सुरक्षा के तौर पर बुलेट ट्रेन रवाना होते समय दिल्ली पुलिस के जवान ट्रेन में होंगे। तुम जो भी बात कह रहे हो वो मेरे किसी काम की नहीं है, विनय बरूटा बोला। मुझे बुलेट ट्रेन में जरा भी दिलचस्पी नहीं है।
दिलचस्पी मैं जगा दूंगा, शेख जहांगीर अली ने गंभीर स्वर में कहा। तुम मेरी बात सुनते रहो। विनय बरूटा की निगाह जहांगीर अली पर थी। बुलेट ट्रेन ट्रायल के दौरान मुंबई की तरफ 125 की रफ्तार पर जाएगी। उस समय उसमें सब कुछ सामान्य होगा। साधारण सी यात्रा होगी। मुंबई पहुंचकर बुलेट ट्रेन एक दिन का विश्राम लेगी और अगले दिन वापस दिल्ली की तरफ और अगले दिन वापस चलेगी दिल्ली की तरफ। परंतु तब तक बुलेट ट्रेन के भीतरी हालात पूरी तरह बदल चुके होंगे, क्योंकि मुंबई से वापसी पर ट्रायल के बहाने गोल्ड और एक शख्स को दिल्ली लाया जाएगा। गोल्ड? हाँ, सरकारी सोना बोगी भरकर दिल्ली लाया जाएगा। तुम हमसे वो लुटवाना चाहते हो? बरूटा ने कहा। लूट सको तो बेशक लूट लेना, परंतु वो तुम्हारा होगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, शेख जहांगीर अली ने कहा। यह काम गुप्त तौर पर होगा। बुलेट ट्रेन के बुलेट ट्रेन पहुंचने के बाद ही सरकारी अफसरों को ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी कि उस सैनिक को बुलेट ट्रेन की बोगी में रख दिया जाए, परंतु मेरा उससे कोई मतलब नहीं। तुम बता रहे थे कि बुलेट ट्रेन में एक शख्स को दिल्ली लाया जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, वही इंसान मेरी दिलचस्पी का कारण है। उस पर ही मैं 200 करोड़ रुपया लगा रहा हूं। कौन है वो? नौशाद, मुंबई हमलों में पकड़ा गया एकमात्र आतंकवादी। उस पर तो मुंबई में केस चल रहा है, देवराज चौहान ने कहा। उसे क्यों दिल्ली लाया जाएगा? सुरक्षा कारणों से। वो मुंबई में सुरक्षित है? यह एक विडंबना ही है कि उस जैसा आतंकवादी देश का सबसे सुरक्षित इंसान है, शेख जहांगीर अली ने गंभीर स्वर में कहा। जैसी सुरक्षा उसे दी गई है वैसी तो शायद देश के प्रधानमंत्री की भी नहीं होगी। यकीनन वह सुरक्षित है, परंतु देश की खुफिया सूचनाओं के आधार पर उसे मारा जा सकता है, और सुरक्षा में ही। खबर है कि मुंबई में उसे सुरक्षा देने वालों में से कोई एक ऐसे लोगों के हाथों बिक गया है जो नौशाद को खत्म कर देना चाहते हैं। सुरक्षा दस्ते का वो इंसान कौन है, यह पता नहीं लगाया जा सका। ऐसे मामले में ज्यादा वक्त नहीं गवाया जा सकता। सरकार ऐसा सोचती है कि नौशाद को जहर देकर मारा जा सकता है। जहर खाने में भी हो सकता है, या बुखार वगैरह के दौरान इंजेक्शन द्वारा भी दिया जा सकता है। सरकार ने यह भी सोचा है कि सुरक्षा दस्ते को ही बदल दिया जाए, और बदल दिया गया, परंतु सरकार को शंका है कि ऐसे लोग अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटेंगे और पुनः सुरक्षा दस्ते के किसी आदमी को खरीद कर नौशाद को मारने की कोशिश करेंगे। ये संभव है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आखिरकार सरकार ने फैसला किया कि नौशाद को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए और उस पर दिल्ली में ही मुकदमा चलाया जाए। यही वजह है कि जब बुलेट ट्रेन ट्रायल के दौरान वापस दिल्ली के लिए चलेगी तो उसमें नौशाद भी होगा। अभी तक मुंबई के 3 बड़े अधिकारी ही ये बात जानते हैं कि नौशाद को बुलेट ट्रेन के ट्रायल के दौरान दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन तीनों के मुंह पूरी तरह बंद हैं कि यह बात आम ना हो जाए। बात खुल जाने से यह खतरा हो सकता है कि नौशाद की जान लेने की कोशिशें तेज हो जाएं। नौशाद की मौत देश पर कलंक जैसे होगी कि हिंदुस्तान की सरकार उसे सुरक्षा नहीं दे सकी। पाकिस्तान तो हमारे देश पर यह तहमत पहले से लगाएगा कि हमने ही नौशाद को मार दिया। यही होगा, विनय बरूटा ने कहा। जो बातें किसी को मालूम नहीं वो तुम्हें कैसे मालूम हो गई? देवराज चौहान ने कहा। जो 3 अधिकारी ये बात जानते हैं उनमें से एक मेरा दोस्त है, और उसने ये बातें तुम्हें बता दी। यूं समझो कि उसके मुंह से निकल गई तब मेरे साथ बैठा पी रहा था। तुम नौशाद के मामले में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? विनय बरूटा बोला। क्योंकि हिंदुस्तान मेरा देश है। नौशाद के लिए तुम्हारे मन में नरमी है? नहीं। तुम क्या चाहते हो कि नौशाद मार दिया जाए या जिंदा रहे? शेख जहांगीर अली विनय बरूटा को देखकर मुस्कुरा पड़ा। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुस्कुराने लगे? विनय बरूटा ने कहा। कुछ कहने से पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए, शेख जहांगीर अली ने कहा। तुम्हारी बात अभी पूरी नहीं हुई क्या? सुनो, उसके बाद कहना जो कहना हो। विनय बरूटा ने सिर हिला दिया। चंद पल चुप रहकर शेख जहांगीर अली फिर बोला।
सरकार नौशाद को लेकर जो कर रही है, सोच रही है, वो ठीक है। उसे सुरक्षा देने की जी तोड़ कोशिशें हो रही हैं और मुझे इस बात से तसल्ली है कि उसे मुंबई से दिल्ली लाया ले जाया जा रहा है, क्योंकि तिहाड़ जेल में वो महफूज रहेगा। वो बेहद सख्त जेल है और सुरक्षा के इंतजाम भी वहां बढ़िया है। नौशाद के दुश्मनों ने मुंबई में जो जाल फैला रखा है, नौशाद के दिल्ली जाते ही वो बेकार हो जाएगा। वो दिल्ली में भी ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, विनय बरूटा ने कहा। वहां तक मेरी दिलचस्पी नहीं है कि भविष्य में क्या होता है। मेरी दिलचस्पी बुलेट ट्रेन में दिल्ली पहुंचने तक है। तुम चाहते हो कि नौशाद सुरक्षित दिल्ली पहुंचे? विनय बरूटा ने कहा। मैं अब तुम दोनों को यह बताने जा रहा हूं कि एक आतंकवादी संगठन को इस बात की खबर मिल गई है कि नौशाद को बुलेट ट्रेन से दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा है और वो संगठन नौशाद को रास्ते में ही फरार करवाकर उसे पाकिस्तान ले जाना चाहता है। ओह! विनय बरूटा चौंका। देवराज चौहान के भी होंठ सिकुड़ गए। नौशाद अगर पाकिस्तान पहुंच गया तो सोच ही सकते हो कि क्या होगा। वो पाकिस्तान के आतंकी गुटों में हीरो बन जाएगा और अपना संगठन खड़ा करेगा। हिंदुस्तान पर फिर हमले पे हमला करेगा। हमारे देश के लिए ये बेइज्जती वाली बात होगी कि नौशाद सरकार के हाथों से निकल जाए। ऐसा हुआ तो जनता ही सरकार को जीने नहीं देगी। बहुत बुरी बात होगी ये, सच में बुरी होगी, विनय बरूटा ने कहा। ये बातें तुम्हें कहां से पता चली? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि एक आतंकवादी संगठन मुझे फंसाने की धमकी देकर मुझसे रुपया ऐंठ लेता है। मैं उसी संगठन की बात कर रहा हूँ कि वो ये जान चुका है कि नौशाद को बुलेट ट्रेन में दिल्ली ले जाया जा रहा है। उससे ये बात कैसे पता चली, ये मैं नहीं जानता। उसे ये बात कैसे पता चली, ये मैं नहीं जानता। और अब वही संगठन नौशाद को बुलेट ट्रेन से फरार करवाकर उसे पाकिस्तान पहुंचा देना चाहता है। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? महीना भर पहले उसी संगठन का एक आदमी मेरे पास करोड़ों रुपया लेने आया था। मैंने उसे यहीं बैठाकर प्यार से चाय पिलाई। इसके पीछे मेरा मकसद था कि उन लोगों के बारे में जानकारी लूं। तो उसी ने बातों बातों में अपने को ऊंचा दिखाने की खातिर मेरे को ये बात बताई। वो यही सोचता था कि मैं मुसलमान होने के नाते उसके संगठन को पैसा देता रहता हूँ और मेरे विचार उनके पक्ष में हैं। वो नहीं जानता था कि मैं मजबूरी में ब्लैकमेल होकर पैसा देता हूँ। इस बारे में उसने मुझे सारा प्लान बताया कि वो किस तरह ये काम करने वाले हैं। शेख जहांगीर अली ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए, देवराज चौहान बोला। मैं बेवकूफ होता अगर ऐसा करता तो। क्यों? ऐसा करके मैं उस आतंकवादी संगठन को अपना दुश्मन बना लेता। वो मुझे कहीं भी गोली मार देते। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम हमसे क्या चाहते हो? मेरे पास उन लोगों का प्लान है कि वो कैसे काम करने वाले हैं। वो बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से अपनी योजना को अंजाम देंगे और इसमें कोई शक नहीं कि वो सफल भी हो जाएंगे, शेख जहांगीर अली ने कहा। और मैं नहीं चाहता कि वो सफल हों। नौशाद को आजाद कराकर उसे पाकिस्तान पहुंचा दे। दोनों की निगाह जहांगीर अली पर थी। मैं चाहता हूं नौशाद को बुलेट ट्रेन में ही शूट कर दो तुम दोनों, शेख जहांगीर अली ने कहा। दोनों चुप से उसे देखते रहे। जिसकी गोली पहले नौशाद को लगेगी वो 200 करोड़ मेरे से ले लेगा। वही हिंदुस्तान का रॉबरी किंग होगा, जहांगीर अली ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा करके तुम देश का बहुत भला करोगे। अगर वो लोग नौशाद को ले जाने में सफल रहे तो आतंकवादियों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। हमारे देश की नाक नीची होगी। सुरक्षा के मामले में हिंदुस्तान को असफल देश माना जाएगा और अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं ये काम करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। मेरा एक एक शब्द सच है। साबित कर सकते हो? नहीं। ये बात तो तभी साबित होगी जब बुलेट ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए चलेगी। ये भी हो सकता है कि तुम अपने किसी मतलब की खातिर नौशाद को मेरे हाथों से मरवाना चाहते हो, देवराज चौहान बोला। यह भी संभव है कि तुम स्वयं उस आतंकवादी संगठन के साथ हो और हमें झूठी कहानी सुनाकर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है। मैं सच्चा मुसलमान हूं और अपने देश का भला चाहता हूं। मेरा देश हिंदुस्तान है।
अपनी सच्चाई तुम साबित नहीं कर सकते। तुम ही बताओ कि कैसे साबित करूं अपनी बातों का सच। जहांगीर अली ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। उसने महसूस किया कि वाकई जहांगीर अली के लिए यह बात साबित करना कठिन है कि वो सच कह रहा है। आने वाला वक्त ही उसकी बात के सच झूठ को साबित कर सकता है। बुलेट ट्रेन में तब गृह मंत्री भी होंगे? विनय बरूटा ने पूछा। हाँ, सिक्योरिटी भी होगी, पूरी। एटीएफ के 20 जवानों का दस्ता बुलेट ट्रेन में तब होगा जब नौशाद को दिल्ली लाया जा रहा होगा। और ये बुलेट ट्रेन के ट्रायल की आड़ में हो रहा है। पब्लिक तब ट्रेन में नहीं होगी। यही बात है। जहांगीर अली ने सिर हिलाया। तो फिर वहां कड़ी सुरक्षा होगी। किसी फालतू आदमी को बुलेट ट्रेन के पास भी फटकने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में वो आतंकवादी लोग बुलेट ट्रेन में प्रवेश कैसे कर सकेंगे? मुझे तो तुम्हारी बात झूठ लगती है। वो प्रवेश कर जाएंगे, जहांगीर अली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। कैसे? इसके लिए तुम्हें उन लोगों की योजना सुननी होगी। क्या है उनकी योजना? तुम ये काम करने को तैयार हो विनय बरूटा? जहांगीर अली ने पूछा। अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि मैं मुसलमान हूं और आतंकवादी मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे से पैसा लेते हैं। वैसे ये बात तुम लोगों को बताना जरूरी नहीं थी, परंतु फिर भी मैंने बताया क्योंकि मैं उन्हें पैसा देने पर मजबूर हूं। मैं दोबारा कहता हूं कि मैं सच्चा मुसलमान हूं। मेरी नीयत पर संदेह मत करो। शेख जहांगीर अली ने देवराज चांद से पूछा। तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो मैं ये काम कर सकता हूं, परंतु तुम अपनी बातों के सच होने का यकीन नहीं दिला सकते। तुम क्यों नहीं बता देते कि मैं यकीन कैसे दिलाऊं? ये ऐसा नाजुक मामला है कि यकीन दिलाने के लिए गवाह नहीं तलाशे जा सकते, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, जहांगीर अली ने गंभीर स्वर में कहा। इस मामले में मैं कोई गवाह नहीं पेश कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आतंकवादी नौशाद के मामले में सफल हो सके। अगर वो सफल हो गए तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी और इस मामले में मुझे कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं मिलने वाला। बस मैं ये चाहता हूं कि वो सफल ना हो, मेरे देश की बेइज्जती ना हो। महज इसी बात के लिए मैं 200 करोड़ रुपए टेबल पर रख रहा हूं। काम करो और पैसा ले लो। अगर तुम सच कह रहे हो तो ऐसा काम मैं मुफ्त में कर दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। मुफ्त में? विनय बरूटा ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम मुफ्त में जान पर खेल जाओगे? विनय बरूटा ने अजीब से स्वर में कहा। देश के फायदे के लिए कभी ये भी करना पड़े तो क्या हर्ज है? देश का फायदा तो मैं भी सोचता हूं, परंतु तुम्हारी तरह मुफ्त में नहीं। काम करता हूं तो कीमत भी लूंगा। देवराज चांद ने शेख जहांगीर अली से कहा। तुम उन आतंकवादियों की प्लानिंग बताओ कि वो कैसे काम करने वाले हैं। तो तुम इसकी बात पर यकीन तो तुमने इसकी बात पर यकीन कर लिया? विनय बरूटा ने पूछा। नहीं किया। तो फिर उन आतंकवादियों की योजना सुनने की क्या जरूरत है? तुम ना सुनना चाहो तो मत सुनो, परंतु मैं पूरी बात जान लेना चाहता हूं। मर्जी तुम्हारी। मैं भी बैठा हूं। देवराज चांद ने शेख जहांगीर अली को देखा। जहांगीर अली के चेहरे पर गंभीरता थी। वो कह उठा। पहले मैं तुम लोगों को बुलेट ट्रेन के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बुलेट ट्रेन के इंजन के बारे में बता देना चाहता हूँ। इंजन को चलाने का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड भी है और मैनुअल यानी हाथों से भी चलाया जाता है, परंतु बुलेट ट्रेन को अधिकतर तौर पर कंप्यूटराइज्ड तौर पर ही चलाया जाएगा। मैनुअल सिस्टम द्वारा तब चलाया जाएगा जब कोई खास स्थिति होगी। बुलेट ट्रेन जब यात्रियों के लिए चलेगी तो रुकने के लिए रास्ते में 2 स्टेशन रखे जाएंगे जहां 5-5 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी, परंतु ट्रायल के दौरान बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ही जगह खाना लेने के लिए रुकेगी, वो भी 5 या 10 मिनट के लिए। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर ट्रायल किया जाएगा। इंजन के डैशबोर्ड पर फिट कंप्यूटर पर लगे स्विचों द्वारा ही इंजन को चलने का आदेश देकर कोड के सहारे उसे लॉक कर दिया जाएगा कि कोई भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इंजन की दिशा या स्पीड को न बदल सके, जब तक कि कोड लॉक खोलकर कंप्यूटर में नया आदेश न डाला जाए।
ये काम वही कर सकता है जो कोड को जानता हो। अगर इंजन ड्राइवर कोई इमरजेंसी देखता है और कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल करने का वक्त उसके पास नहीं होता, तो उस स्थिति में वो पास में मौजूद चाबी का इस्तेमाल करेगा। चाबी को इंजन पर मौजूद डैशबोर्ड पर बने चाबी के की होल में डालकर फंसा देगा, तो उसी पल इंजन पर से कंप्यूटराइज सिस्टम का कंट्रोल हटकर मैनुअल में बदल जाएगा। यानी कि तब बुलेट ट्रेन को हाथों द्वारा इंजन ड्राइवर कंट्रोल करेगा। इंजन के लीवर, ब्रेक, स्टीयरिंग, हॉर्न सब कुछ हाथ पांव से संभाले जा सकेंगे। अगर वो चाबी की होल से निकाल ली जाती है तो इंजन तब फिर से कंप्यूटर सिस्टम पर चलना शुरू कर देगा, कहकर शेख जहांगीर अली ठिठका। ये तो अच्छा इंतजाम है, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, जहांगीर अली ने सिर हिलाया। कंप्यूटराइज सिस्टम में ट्रेन का अंग अंग कंट्रोल किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के बिना हाथों से भी ट्रेन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। रवाना होने से पूर्व कंप्यूटर को कमांड दे दी जाती है कि चलने के पूर्व के सारे सिस्टम को कंट्रोल करे, तो सबसे पहले बुलेट ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो कि स्टील की चादर के बने हैं। दरवाजे के दोनों पल्लों के बीच में 6 इंच चौड़ी और 12 इंच ऊपर को लंबी एयर टाइट खिड़की है। इंजन रूम से दरवाजे बंद होने पर उन दरवाजों को किसी भी तरह खोला नहीं जा सकता। दोनों पल्ले इस तरह आपस में चिपक जाते हैं जैसे कभी जुदा हुए ही ना हो, और दरवाजे तभी खुलते हैं जब कंप्यूटर पर दरवाजों को खोलने की कमांड दी जाए। ये तभी होता है जब ट्रेन का ड्राइवर चाहता है। अगर ट्रेन पर कोई कब्जा कर ले तो कंप्यूटर सिस्टम पर वो काबू नहीं पा सकता, क्योंकि वो कोड से लॉक होता है। जब कोड डाला जाएगा तो लॉक तभी खुलेगा, और कंप्यूटर को इस्तेमाल ट्रेन कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास ट्रेन को मैनुअल संभाल अगर आपके पास ट्रेन को मैनुअली संभालने के लिए चाबी है, तो फिर कंप्यूटर सिस्टम की कोई परवाह नहीं। चाबी लगाकर ट्रेन के कंप्यूटर को सिस्टम से हटाकर हाथों से ट्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि अगर आप चाबी के साथ इंजन के भीतर मौजूद हैं, तो ट्रेन को अपने पसंदीदा अंदाज में हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तुम खास तौर से चाबी की बात क्यों कर रहे हो? विनय बरूटा ने कहा। क्योंकि जो लोग नौशाद को आजाद कराकर पाकिस्तान पहुंचा देना चाहते हैं, वो मुझे मिली खबर तक चाबी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि चाबी को पाए बिना वो चैन नहीं लेने वाले। उन्होंने यकीनन बुलेट ट्रेन की डुप्लीकेट चाबी किसी तरह हासिल कर ली होगी। विनय बरूटा ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की निगाह शेख जहांगीर अली पर टिकी थी। वो खतरनाक लोग हैं, मरने की हद तक पागल हो जाते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके लिए करना असंभव हो। वो पढ़े लिखे हैं, दिमाग इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। वो जानते हैं कि कौन सा काम कैसे पूरा होगा। उनके पास पैसा, हथियार और दिमाग की कोई कमी नहीं है। वो लोग, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, बुलेट ट्रेन के भीतर कैसे जा पाएंगे? जब ट्रेन वापस मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी, एटीएफ के लोग वहां पहरे पर। मैं तुम लोगों को इस बारे में बताता हूँ, शेख जहांगीर अली ने पहलू बदलते हुए कहा। पहले तो ये जान लो कि ट्रेन में कौन सा डिब्बा किस काम के लिए होगा। एक डिब्बे में प्रेस के लोग होंगे। वो दिल्ली से चढ़ेंगे और मुंबई पहुंचने के बाद कुछ ट्रेन छोड़ देंगे और उनकी जगह कुछ नए आ जाएंगे। दूसरे डिब्बे में गृह मंत्री के लोग और उनकी सहायता कर्मी मौजूद होंगे। तीसरे डिब्बे में एटीएफ वाले मौजूद होंगे। चौथे डिब्बे में गोल्ड रखा जाएगा। पांचवा डिब्बा पेंट्री कार, जिसमें खाने पीने का सामान होगा। ट्रेन का किचन पेंट्री कार में ही होगा। ट्रेन के साथ तीन और डिब्बे होंगे जो कि खाली होंगे। ट्रेन भीतर से जुड़ी होगी। भीतर प्रवेश करने के बाद पूरी ट्रेन में घूमा जा सकता है, परंतु हर डिब्बे का अपना दरवाजा भी है जिसे बंद करना हो तो बंद भी किया जा सकता है। उसे बंद करना और खोलना अपनी मर्जी पर होगा। और वापसी पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ी तो 7.5 घंटों में ट्रेन दिल्ली जा पहुंचेगी। रास्ते में खाना लेने के लिए सिर्फ एक जगह 10 मिनट के लिए रुकेगी। 10 का 20 मिनट भी ट्रेन रुक सकती है, इस बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता। यानी कि बुलेट ट्रेन का मुंबई से दिल्ली तक का सफर ज्यादा से ज्यादा 8 घंटों का होगा। नौशाद को कहाँ रखा जाएगा वापसी पर ट्रेन में? देवराज चौहान ने पूछा। गृह मंत्री जी के डिब्बे में।
जहांगीर अली ने बताया। ट्रेन सुबह 8 से 10 के बीच चलेगी और शाम को दिल्ली पहुंचेगी। तुम बता रहे थे कि आतंकवादी कैसे बुलेट ट्रेन में घुसेंगे, विनय बरूटा बोला। हाँ, वो लोग एटीएफ के जवानों के रूप में होंगे। हर कोई उन्हें यही समझ रहा होगा कि वो सरकारी कर्मी है, परंतु वो सब आतंकवादी होंगे, एटीएफ के जवान नहीं होंगे। जहांगीर अली ने गहरी सांस ली। ये कैसे हो सकता है? देवराज चौहान के होंठों से निकला। असंभव, विनय बरूटा ने कहा। यह असंभव ही लगता है, शेख जहांगीर अली ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु यही उनकी प्लानिंग है। ये सब वो कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि उन लोगों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बुलेट ट्रेन के मुंबई से रवाना होते ही ट्रेन उन आतंकवादियों के कब्जे में होगी, इंजन भी उनके कब्जे में होगा। अगर ड्राइवर ने उनका कहना नहीं माना तो वो उसे शूट करने में जरा भी परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन की डुप्लीकेट चाबी वो बनवा चुके होंगे। उनके पास वो चाबी होगी, वो खुद ट्रेन को मैनुअली हैंडल कर लेंगे। उस ट्रेन को चलाना किसी कार को चलाने जैसा है। चाबी लगाते ही सारे कंट्रोल पर उनका अधिकार हो जाएगा। उनकी योजना है कि बीच रास्ते में कहीं रोक कर, जहां उनके साथी इंतजार में खड़े होंगे, नौशाद को उतार कर खुद ट्रेन को 100-200 किलोमीटर आगे ले जाकर खुद भी उतर जाएंगे, जब तक उनके साथी नौशाद के साथ सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। क्या सच में ऐसा होगा? विनय बरूटा ने पूछा। ना हो तो अच्छा है, परंतु मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए। ऐसा ना हो, इसलिए मैं 200 करोड़ देने को तैयार हूं। नौशाद को जो वो फरार नौशाद को वो फरार करवाने में कामयाब ना हो सके, उसे बचा के ना ले जाएं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा काम खराब है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है। उसे बचा के ना ले जाएं, अगर हो सके तो उसे शूट कर दो, परंतु उसे पाकिस्तान नहीं पहुंचने देना चाहिए। कुछ क्षणों के लिए वहां खामोशी छा गई। इन बातों को सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जहांगीर अली पुनः बोला। हम देवराज चौहान बोला। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अगर ट्रेन के भीतर पहुंच गया और बुलेट ट्रेन के सफर के दौरान कोई भी हादसा ना हुआ, तो उस स्थिति में 200 करोड़ का क्या होगा? तब भी मैं दूंगा। पक्का? हाँ, अगर तुम दोनों इस काम के लिए तैयार होते हो और ट्रेन में कुछ नहीं होता, तो 100 करोड़ तुम दोनों को दूंगा। पीछे हटे तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं होगी। देवराज चौहान का स्वर शांत था। एक बार मेरा यकीन करके देखो देवराज चौहान। ठीक है, मैं काम के लिए तैयार हूं, देवराज चौहान ने कहा। शेख जहांगीर अली की निगाह विनय बरूटा पर जा टिकी। ऐसे क्या देख रहे हो? विनय बरूटा ने गहरी सांस ली। तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम भी तैयार हो? समझ नहीं पा रहा। विनय बरूटा ने देवराज चांद पर नजर मारी। तब देवराज चांद सिगरेट सुलगाने में व्यस्त था। मैं बुलेट ट्रेन में कैसे घुस पाऊंगा? विनय बरूटा ने पूछा। पत्रकार के रूप में घुस सकते हो, वेटर के रूप में, पेंट्री कार के कर्मचारियों के रूप में। जहांगीर अली ने कहा। अगर तुम्हें इस बात को लेकर परेशानी है तो शायद ये इंतजाम मैं करा दूं। तुम कैसे? अब्बास अली जैसे भी हो इस काम को पूरा करा देगा। चंद कदमों की दूरी पर खड़ा अब्बास अली शांत सा खड़ा रहा। तुम कैसे बुलेट ट्रेन में घुस पाओगे देवराज चौहान? विनय बरूटा ने देवराज चौहान से पूछा। नहीं, देवराज चौहान से पूछा। अभी सोचा नहीं, परंतु ये काम हो जाएगा। बुलेट ट्रेन ने कब चलना है? विनय बरूटा ने जहांगीर अली से पूछा। जब भी सरकारी कर्मचारी ये बात तय करेंगे मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हें बता दूंगा। याद रहे कि नौशाद को पहले तो सुरक्षित बचाने की चेष्टा करनी है, ना बचा सको तो शूट कर देना है उसे। जबकि पहले तुम उसे सिर्फ शूट करने की बात कर रहे थे, विनय बरूटा बोला। दोनों रास्ते तुम दोनों के सामने होंगे, उस वक्त जैसा ठीक समझो वैसा ही करना। करोगे तुम काम? हाँ, विनय बरूटा ने सिर हिलाया।
तुम दोनों मिलकर एक साथ काम करोगे या अलग अलग करोगे? जहांगीर अली ने दोनों को देखकर पूछा। देवराज चौहान की फिक्र मत करो। विनय बरूटा देवराज चौहान के कंधे पर हाथ मारकर मुस्कुराता हुआ बोला, मेरा बच्चा है ये, मेरे साथ ही काम करेगा। रही बात 200 करोड़ की, तो वो हम आपस में 100-100 करोड़ बांट लेंगे। क्यों? ठीक है ना देवराज चौहान? देवराज चौहान विनय बरूटा को देखकर मुस्कुराया। हम नौशाद को बचा पाए या गोली मार दें, कोई भी ये काम करे, 200 करोड़ हम बराबर बांटेंगे। और ये भी हो सकता है कि बुलेट ट्रेन में कुछ हो ही ना, आतंकवादियों ने अपना प्रोग्राम बदल दिया हो। ये काम हम एक साथ ही करेंगे। विनय बरूटा पुनः कह उठा, मेरे साथ काम करके तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, देवराज चौहान बराबर मुस्कुरा रहा था। शेख जहांगीर अली शेख जहांगीर अली गंभीरता से उन दोनों को देखते हुए कह उठा, यह काम खतरनाक रहेगा। तुम दोनों की जान भी जा सकती है। वो लोग इस हद तक खतरनाक हैं कि अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उन लोगों पर काबू नहीं पाया जा सकता। देखेंगे उन्हें, विनय बरूटा ने कहा। तुम उन्हें जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। जानता तो नहीं, परंतु कुछ के बारे में पता है। हम उन्हें इस काम को अंजाम देने से पहले ही रोक सकते हैं। तुम उनके बारे में बताओ कि वो। नहीं देवराज चौहान, जहांगीर अली बेचैनी से कह उठा, कम से कम मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। वो जानते हैं कि मुझे उनकी योजना का पता है। ऐसे में अगर उन्हें योजना से रोका गया, तो वो समझ सकते हैं कि इस काम के पीछे मैं हो सकता हूँ। इस बात की वो तस्दीक भी नहीं करेंगे और एहतियात के तौर पर मुझे फौरन गोली मार देंगे। सच बात तो ये है कि वो अपनी धुन के इतने पक्के हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। वो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से 2-4 को मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई और इस काम पर लग जाएगा। काम तो उन्होंने करना ही है, रोका नहीं जा सकता उन्हें। अगर उन्होंने अपनी प्लानिंग बदल दी हो तो? विनय बरूटा ने पूछा। उस स्थिति में दूसरी बात है, परंतु वो प्लानिंग बदलेंगे नहीं। वो नौशाद को अगर पाकिस्तान ले गए, तो वो भी पाकिस्तान के हीरो बन जाएंगे। पाकिस्तान की सरकार तक उनके ढके छिपे अंदाज में उनकी वाहवाही करेगी। ये काम वो हर हालत में पूरा करना चाहेंगे। वो पीछे हटने वाले नहीं है। खूंखार शेरों की तरह मैदान में उतरेंगे। शेख जहांगीर अली बोला। लगता है तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो। नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें, परंतु अब्बास ने मेरे कहने पर उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की है। जहांगीर अली ने अब्बास की तरफ इशारा किया। अब्बास का कहना है कि ये काम वो पागलों की तरह ताकत लगाकर करेंगे। हो सकता है कि इस काम के बदले पाकिस्तान उन्हें भारी रकम दे रहा हो। ये बात पाकिस्तान के लिए भी फायदे की है कि अगर नौशाद हिंदुस्तान की सरकार के हाथों से निकल जाए, ऐसे में पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो गंभीर आरोप हिंदुस्तान पर लगा सके। तुम ये काम क्यों कर रहे हो? क्यों 200 करोड़ खर्च कर रहे हो? देवराज चौहान बोला। बताया तो, मैं अपने देश को रुसवा होते नहीं देखना चाहता। यही बात है। हाँ। कहीं इसकी आड़ में तुम अपना तो कोई खेल नहीं खेल रहे? देवराज चौहान गंभीर था। मुझ पर शक मत करो। मुझ जैसा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो चंद मुसलमानों की वजह से बाकी के सच्चे मुसलमानों को बदनाम होना पड़ रहा है, वरना अल्लाह ने मुसलमान को सच्चा इंसान बनाया है। अपने प्यारे लोगों को ही अपने प्यारे लोगों को ही मुसलमान बनाता है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इस बात का फक्र है कि मैं मुसलमान हूं। जहांगीर अली गंभीर था। दोनों ने कुछ नहीं कहा। मैंने अंडरवर्ल्ड के कई जाबाजों के बारे में जानकारी इकट्ठी की है कि जो मेरे काम के हो सकते हैं। ये सारा काम अब्बास ने किया। बहुतों के नाम काटे, बहुतों के नाम जोड़े। सारा सिर खपाने के बाद हमारी निगाह तुम दोनों पर जा टिकी कि तुम लोग ये काम बेहतर ढंग से कर सकते हो। सोच समझ कर किए फैसलों के बाद ही मैंने तुम लोगों से बात करने का फैसला किया था। इस काम को हर हाल में रोकना है। हर हाल में रोकना है। नौशाद को उन लोगों के हाथों से बचाना है। ना बचा सके तो उसे शूट कर देना है, ताकि वो लोग नौशाद को पाकिस्तान ले जाने में कामयाब ना हो सकें। शेख जहांगीर अली के चेहरे के भाव कठोर हो गए थे। अब बुलेट ट्रेन दिल्ली मुंबई के ट्रायल के लिए चले तो हमें जब बुलेट ट्रेन दिल्ली मुंबई के ट्रायल के लिए चले तो हमें बता देना।
देवराज चौहान ने कहा। मुझे खबर लगते ही ये काम मैं फौरन करूंगा। जहांगीर अली ने विनय बरूटा को देखा। ट्रेन के भीतर तुम्हें किसी प्रकार पहुंचाने के लिए अब्बास से कह दूं? वो कोई रास्ता? छोटे छोटे कामों के लिए मैं दूसरों को कष्ट नहीं देता, विनय बरूटा ने कहा। मौके पर मत कहना, तब कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी फिक्र मत करो, देवराज चौहान से पूछ लो अगर उसे। मैं अपना काम खुद करता हूं, देवराज चौहान कह उठा। अपना बच्चा हिम्मत वाला है। विनय बरूटा मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान मुस्कुराया और उठते हुए बोला, अब तो कोई बात बाकी नहीं रही, फिर कुछ याद आए तो फोन पर बता देना। तुम दोनों अपने फोन नंबर दे दो, जहांगीर अली बोला। दोनों ने अपने मोबाइल नंबर दिए। फिर अब्बास अली देवराज चौहान और विनय बरूटा को लिए बाहर निकल गया। शेख जहांगीर अली चेहरे पर गंभीरता समेटे वहां टहलने लगा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके विचार बन बिगड़ रहे थे। कभी होंठ भिज जाते तो कभी सामान्य दिखने लगता वो। फिर जहांगीर अली काले शीशे की बड़ी सी खिड़कियों के पास जा खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। वहां से इमारत के सामने का नजारा स्पष्ट दिख रहा था। कुछ देर बाद उसने देवराज चौहान और विनय बरूटा को पैदल ही बाहर आते देखा और उन्हें अलग अलग होकर अलग अलग रास्तों पर जाते देखा। जहांगीर अली वहां से हट गया, टहलने लगा। कुछ देर बाद अब्बास अली भीतर आया तो जहांगीर अली ठिठक कर बोला, ठीक रहा अब्बास, मैंने ठीक बात की। आपने बिल्कुल सही तरीके से बात की। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों काम को पूरा कर देंगे, अब्बास अली कह उठा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहाँ रोकता हूँ। एपिसोड बीच में रोकना अच्छी बात नहीं होती, यानी 1 घंटा तो पूरा हो चुका था, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहाँ सीन खत्म हो हम वहां रुकें और वहां से फिर आगे बढ़ें। तो ये जो इनकी बातचीत का सीन था ये काफी लंबा था, तो चलता रहा। मैंने सोचा कि चलने देते हैं, जहाँ सीन खत्म वहां से एपिसोड खत्म कर देंगे। देवराज चौहान कहानी में आ गया और साथ में कहानी में आ गया वो भाई विनय बरूटा। वो तो मजाकिया लगता है, हालांकि उम्र में मुझे लगता है वो देवराज चौहान से बड़ा नहीं है, फिर भी वो देवराज चौहान को अपना बच्चा बताता है। बातें करने में जरा ज्यादा होशियार है। देवराज चौहान को लगता है कि जाने दो यार, बोल रहा है बोल लेने दो, दिल खुश हो जाएगा इसका। कुछ लोग होते हैं इस प्रकार के। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सभी अपने अपने जीवन में इस तरह के किरदारों से हमारे दोस्त सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा जो होता है ना, जो काम कम करते हैं बातें जरा ज्यादा करते हैं। तो ये वही है विनय बरूटा, और कोई नहीं। खैर, आपको क्या लगता है अब तक ये जो जहांगीर अली है, ये वही है जो ये कह रहा है या कुछ और बात होगी? एक तरफ इसकी ईमानदारी का सबूत है, वो जब इसने करामत से बात की, वो जो पैसे मांग रहा था इससे, अब उसके साथ ये बात कर रहा था कि तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जबकि होता भी नहीं है ऐसा। मतलब एक तरफ केवल वो 3 आदमी जिन्हें पता है सरकार के, यानी वो कम से कम अंडर सेक्रेटरी रैंक के अफसर होंगे वो, जिनको ये पता है, जिन तक ये खबर है कि उस खूंखार आतंकवादी को यहाँ से मूव किया जाएगा। 3 ही आदमी हैं पूरे, यानी पूरे देश में कह लो। चलिए मान लिया महाराष्ट्र स्टेट में, तो भी बहुत बड़ी बात है ये। अगर उन 3 में से कोई एक ऐसा आदमी है जो जिसके साथ ये जहांगीर अली बैठकर शराब पीता है, तो केवल कोई एक सॉरी, कोई एक ऐसे ही छुट भैया, कोई कोई टपोरी, कोई राह चलता बदमाश अगर पुलिस लॉकअप में कह दे कि भाई वो आदमी
इस सारे के पीछे है, तो क्या मान लिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। ऐसे बड़े बड़े केसेस हुए हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों पर, हमारे अपने जीवन में हम देखते हैं। आपको याद होगा, अगर आप में से किसी लोग को ध्यान में हो तो, एक बारी शाहरुख खान को अमेरिका में रोक लिया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यानी एयरपोर्ट पे, किसी किसी के नाम से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि शाहरुख खान का सिर्फ शाहरुख खान अकेला ही एक नाम है। और ये शायद जिस एज का शाहरुख खान है उस एज में माँ बाप अपने बच्चों के नाम शाहरुख ज़रा ज़्यादा रखते रहे होंगे, तो उनकी लिस्ट में शायद कोई नाम था जिसका नाम था शाहरुख खान। बजाय इस बात को सोचे हुए कि भैया ये आदमी कौन है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह की, ऑफ कोर्स अगर शाहरुख खान इकोनॉमी में तो ट्रेवल करता नहीं हुआ, वो तो बिजनेस क्लास में ही सफर करता होगा, अगर कभी चार्टर्ड से नहीं उड़ता होगा तो। हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। खैर, तो जब वो फ्लाइट से जा रहा था तो उसे वहां पर उन्होंने, अमेरिका वालों ने रोक लिया कि जी ये शाहरुख खान है। बजाय इस बात के ऊपर ध्यान दिए कि सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं है, आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। उसी तरह से कह देता है वो, अगर टपोरी, कि भाई ये आदमी जो है इतना बड़ा आदमी समाज का, अगर उसके पूरे भारत में इतने सारे वो चल रहे हैं वर्कशॉप, तो कम से कम मान लो 1000 आदमी को तो नौकरी दे रखी होगी ना उसने। बहुत बड़ी बात है ये, 1000 आदमी को जॉब देना हिंदुस्तान में। इस तरह के आदमी के रुतबे को कोई ऐसे ही टपोरी लांछन लगा देगा? वो चीज जो है ना, मुझे समझ में नहीं आई। तो इसलिए मुझे ये बात तंग कर रही है कि शायद ये वो नहीं है जो, और देवराज चौहान इस बात को भांप चुका है। उसे लगने लग गया है कि वाकई ये वही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कई बार होता क्या है कि आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, खास तौर पर किसी आदमी को ना, जब कोई, जैसे मान लो कोई कोई मीटिंग चल रही है और अगर कोई कहे कि हम लोगों में कोई गद्दार है, तो एक आदमी ऐसे ही दिखाते हैं उसको कि वो यूं ही सकपका रहा है, और बाद, हालांकि पूरी फिल्म में ऐसे दिखता है कि शायद यही गद्दार हो। बाद में पता लगता है कि वो जो उसके साथ चल रहा था वही गद्दार था, ये तो था ही नहीं। जबकि पूरी फिल्म में लोग यही सोचते रहे कि अब जो ये पकड़ा जाने वाला गद्दार है, ये वही है जिसकी जो आंखें फैला रहा था उस वक्त, जब कहा गया कि हमारे बीच में कोई गद्दार है। तो शायद उस तरह का कोई इफेक्ट देना चाहा हो राइटर ने, अनिल मोहन जी ने। देखते हैं। आपको कैसी लग रही है ये कहानी, जरूर बताइएगा। अभी तक बहुत अच्छी लगी। बीच में दोस्तों मेरा थोड़ा सा रुक गया था मैं थोड़ी थोड़ी जगह पर, उसका कारण ये है। कारण क्या है? हुआ क्या कि मैंने आपको बताया था कि दो दो पेजेस के वो हैं, उसको मैंने किसी सॉफ्टवेयर वाले से ठीक करवाया। अब उसमें कमी क्या हो गई कि उसके ना, उसका इसका जो प्रिंटिंग थी वो बहुत ज्यादा धुंधली हो गई है। तो कई कई जगहों पर ना अक्षर पूरी तरह से मिट गए हैं। वो तो पहले ही मिटे हुए थे, क्योंकि किताबें जो है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं पुरानी पड़ी पड़ी, खुले में रहती हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया इसे पल्प फिक्शन कहा जाता था, तो ऐसा तो है नहीं कि ये किसी ढंग की किताबों की दुकान में लगा रखी हो, ऐसे ही खुले में पड़ी रहती, उनके ऊपर हवा घूमती रहती है, ऑक्सीडाइज होते रहते हैं पन्ने। और चूंकि इनकी प्रिंटिंग को इतने ढंग से की नहीं जाती, बहुत ही अ, सस्ते लेवल पर काम होता है इनको प्रिंट करने का, होता था कहने का मतलब। कागज भी बढ़िया नहीं होता था और स्याही भी ऐसी होती थी, तो 2-4 साल बाद वो उड़ने लग जाती स्याही, जैसे आम कागज पर होता है, अच्छे खासे कागजों पर भी हो जाता है। तो ये तो फिर बनाए ही इस तरह जाते थे कि चलो कुछ दिन के लिए, और इसलिए वो जो अक्षर हैं वो थोड़े धुंधले हो जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के स्वाद में कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए मैं रख रहा हूँ अब। इस कहानी को यहीं रोकते हैं और अगले भाग में मिलेंगे। तब तक आप सब अपने विचार रखना कि
कैसी लग रही है आपको कहानी? मिलते हैं, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें और हमारे चैनल कहानी वार्ता को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। बहुत से लोग, एक भाई ने कमेंट किया कि अच्छा लगा ये देखकर कि आप रोज पोस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई, शायद दूसरे लोग नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये अपना फर्ज सा लगता है कि भाई आप लोग इंतजार कर रहे होगे तो मुझे कुछ ना कुछ डालना चाहिए। जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि सब्सक्राइब करिए, तो उसके बाद मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूं। तो और हाँ दोस्तों, मैं आज आंकड़ा पेस्ट कर दूंगा। मैंने कल ही देखा था, शायद उस वक्त 54% हो गए थे, तो मुझे लगता है कि आज हम 55% पर हो जाएंगे। जैसे ही 55% पर हुए मैं डाल दूंगा। यानी हम में 100 में से 45 लोग अभी भी वो हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। पता नहीं क्या उन्हें पसंद नहीं है, या अच्छा नहीं लग रहा, या क्लिक कर दो यार सब्सक्राइब का बटन। चलिए, मिलते हैं फिर अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।